1773 से 1858 तक का समय। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य सिर्फ तारीखें रटना नहीं है। हम एकदम क्रमबद्ध तरीके से ये समझेंगे कि कैसे एक साधारण सी व्यापारिक कंपनी ने एक पूरे उपमहाद्वीप को अपने नियंत्रण में ले लिया। देखिए, ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उस दौर के जो फैसले थे, चाहे वो प्रशासन के हों या कूटनीति के, वो आज भी हमारे सिस्टम का हिस्सा हैं। हम बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल चलेंगे और एक भी टॉपिक को छोड़ेंगे नहीं। हाँ, और इस पूरी क्रोनोलॉजी में गोता लगाने से पहले हमारे नोट्स में एक बहुत ही मजेदार निमोनिक दिया गया है। वो वाक्य जिससे सारे नाम याद हो जाते हैं। हाँ, वही, हैप्पी कैट्स वॉक होम एंड बिग एंग्री हॉर्सेस डांस कामली। मतलब ये वाकई बहुत चतुर तरीका है इस भारी भरकम सूची को याद रखने का। बिल्कुल। और अगर हम इसके हर शब्द के पहले अक्षर को डिकोड करें तो ये बंगाल से लेकर भारत तक के गवर्नर जनरल्स का पूरा क्रम सुलझा देता है। हैप्पी से हेस्टिंग्स, कैट से कॉर्नवालिस, वॉक से वेलेस्ली। फिर होम से दोबारा हेस्टिंग्स आते हैं, यानी लॉर्ड हेस्टिंग्स। एंड से एमहर्स्ट, बिग से बेंटिक, एंग्री से ऑकलैंड, हॉर्सेस से हार्डिंग, डांस से डलहौजी और कामली से कैनिंग। एक झटके में 85 सालों के इतिहास का पूरा नक्शा। तो चलिए इसी नक्शे के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। 1773 से 1793 के बीच का दौर, जिसे प्रशासनिक नींव का चरण कहा जाता है। हाँ, वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1785 तक रहे। आते ही उन्होंने 1772 के द्वैध शासन यानी जो डुअल गवर्नमेंट थी उसे खत्म किया और जिला प्रशासन शुरू किया। पर यह द्वैध शासन इतना फेल क्यों हो गया था? इसका कारण सत्ता और जिम्मेदारी का अलग होना था। नवाब के पास जिम्मेदारी थी पर पैसा नहीं था, और कंपनी टैक्स वसूल रही थी पर जनता की कोई फिक्र नहीं थी उसे। और इसी वजह से बंगाल में भयंकर लूट मची। 1770 के अकाल में लाखों लोग मारे गए। हेस्टिंग्स समझ गया था कि टिकना है तो सरकार की तरह काम करना होगा। इसीलिए उन्होंने सत्ता सीधे हाथ मिली। आज जो हम कलेक्टर का पद देखते हैं उसकी रूपरेखा वहीं से शुरू हुई थी। और उन्होंने न्याय व्यवस्था में भी बदलाव किए, दीवानी और फौजदारी अदालतें बनाई। 1774 में कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट बना, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत आया था। सही। लेकिन नोट्स में एक बड़ी अजीब बात है। हेस्टिंग्स ने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, रोहिल्ला युद्ध लड़ा, पहला आंग्ल मराठा और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा, फिर भी इंग्लैंड लौटने पर उन पर महाभियोग यानी इम्पीचमेंट चला दिया गया। इसके पीछे ब्रिटेन की घरेलू राजनीति थी। वहां की संसद डर गई थी। हाँ, क्योंकि कंपनी के अफसर भारत से अंधाधुंध पैसा लूटकर ब्रिटेन जा रहे थे और वहां का राजनीतिक सिस्टम भ्रष्ट कर रहे थे। ओहो। तो महाभियोग का असली मकसद ये संदेश देना था कि कंपनी मनमानी नहीं कर सकती, उसे ब्रिटिश संसद के बनाए कानूनों के दायरे में ही रहना होगा। हेस्टिंग्स की क्रूरता ब्रिटेन में भी चर्चा का विषय बन गई थी। काफी दिलचस्प है ये। खैर, हेस्टिंग्स के बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1786 से 1793 तक। उन्हें 1793 के स्थायी बंदोबस्त या परमानेंट सेटलमेंट के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। पर यह सिर्फ जमीन के मालिकाना हक का मामला नहीं था ना, इसके पीछे तो कोई बड़ी आर्थिक मजबूरी थी। एकदम सही पकड़ा आपने। कंपनी हमेशा युद्धों में उलझी रहती थी और उन्हें फिक्स्ड इनकम चाहिए थी। कॉर्नवालिस ने जमींदारों को जमीन का मालिक बना दिया इस शर्त पर कि वो हर साल एक तय रकम देंगे, चाहे किसान की फसल बर्बाद हो या अकाल पड़े। हाँ, उन्हें बस अपना पैसा चाहिए था। इसके अलावा कॉर्नवालिस कोड भी बहुत अहम है। उन्होंने शक्तियों का पृथक्करण लागू किया। सेपरेशन ऑफ पावर्स। जी, जो अधिकारी टैक्स वसूलेगा वो न्याय नहीं करेगा, और उन्होंने जिस सिविल सेवा की नींव रखी वो आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य का स्टील फ्रेम बनी। तो प्रशासन और राजस्व का ढांचा तो बन गया, लेकिन इस मशीनरी को चलाने के लिए रिसोर्सेज चाहिए थे, और उसके लिए और इलाके। और यहीं से क्षेत्रीय विस्तार का चरण शुरू होता है। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली के आते ही नक्शे पर ब्रिटिश लाल रंग तेजी से फैलने लगा। वेलेस्ली की सोच एकदम साफ थी, कंपनी को अब एकमात्र सर्वोच्च शक्ति बनना होगा। और उनका सबसे बड़ा कूटनीतिक हथियार था सहायक संधि प्रणाली या सब्सिडियरी अलायंस। ये प्रणाली काम कैसे करती थी? नोट्स पढ़कर तो लगता है कि ये बिना लड़े राज्यों को निगलने का शातिर तरीका था। इसे आज की भाषा में प्रोटेक्शन मनी समझना चाहिए। अच्छा। वेलेस्ली राजाओं से कहते कि आपको पड़ोसियों से खतरा है, हम रक्षा करेंगे। बदले में राजा को अपनी सेना भंग करनी पड़ती और ब्रिटिश सेना का खर्चा उठाना पड़ता। और वो किसी और से संबंध भी नहीं रख सकते थे बिना पूछे। बिल्कुल। धीरे धीरे राजा पूरी तरह कर्ज में डूब जाता और उसका आधा राज्य हड़प लिया जाता। क्या बात है।
और जहां कूटनीति काम नहीं आई वहां युद्ध हुआ, जैसे चौथे आंग्ल-मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु। टीपू बहुत बड़ा खतरा थे। वो अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहे थे और फ्रांसीसियों के साथ उनके संबंध थे। वेलेस्ली फ्रांसीसी प्रभाव को खत्म करना चाहते थे। और प्रशासन के लिए वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज भी बनाया। हाँ, ताकि ब्रिटेन से आने वाले युवा अफसरों को भारतीय भाषाओं और कानूनों की ट्रेनिंग दी जा सके। वो लंबे गेम की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद 1807 में लॉर्ड मिंटो प्रथम आते हैं। 1809 की अमृतसर संधि महाराजा रंजीत सिंह के साथ हुई, जिससे सतलज नदी को सीमा मान लिया गया। जी। लेकिन मिंटो के समय का 1813 का चार्टर्ड एक्ट बहुत खास है। कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार खत्म कर दिया गया, सिर्फ चाय और चीन को छोड़कर। कंपनी ने ऐसा क्यों होने दिया? अपनी मर्जी से नहीं किया था उन्होंने। ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति आ चुकी थी, मशीनें लग गई थी। तो वहां के व्यापारी भारत का बाजार चाहते थे? एकदम सही। वो नहीं चाहते थे कि सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी मुनाफा कमाए, इसलिए भारत के दरवाजे सबके लिए खोल दिए गए। इससे भारत की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई, क्योंकि कच्चा माल जाने लगा और वहां का सस्ता माल यहां भर गया। स्थानीय उद्योगों का विनाश यहीं से शुरू हुआ। खैर, इसके बाद 1813 से 1823 तक लॉर्ड हेस्टिंग्स का समय आता है। तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल नेपाल युद्ध और पिंडारियों का दमन। लॉर्ड हेस्टिंग्स की नीति पैरामाउंसी यानी सर्वोच्चता की थी। मतलब कोई भी सिर नहीं उठा सकता। हाँ, तीसरे मराठा युद्ध में उन्होंने मराठा साम्राज्य को छिन्न भिन्न कर दिया। पिंडारियों का दमन करके ये साबित किया कि कानून व्यवस्था सिर्फ कंपनी के हाथ में है। और 1816 की सुगौली की संधि, जो आंग्ल नेपाल युद्ध के बाद हुई, वो रणनीतिक रूप से बहुत अहम थी। शिमला और नैनीताल जैसे हिल स्टेशन मिले और बेहतरीन लड़ने वाले गोरखा सैनिक ब्रिटिश सेना में आ गए। अब हम 1823 से 1835 के मध्यवर्ती और सामाजिक सुधारों के दौर में आते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट के समय पहला आंग्ल बर्मी युद्ध हुआ और 1824 का बैरकपुर विद्रोह भी, जो सिपाहियों ने किया था। हाँ, इसकी क्या वजह थी? ये गहरी सांस्कृतिक टकराहट थी। कंपनी सेना को समुद्र के रास्ते बर्मा भेजना चाहती थी, पर उस समय हिंदू मान्यताओं में समुद्र पार करना धर्म भ्रष्ट करना माना जाता था। और जब सिपाहियों ने मना किया तो अंग्रेजों ने इसे कुचल दिया। क्रूरता से कुचला। ये इस बात का संकेत था कि ब्रिटिश नीतियां और भारतीय मान्यताओं में गहरी खाई बन चुकी है। इसी टकराहट के बीच लॉर्ड विलियम बेंटिक आते हैं, 1828 से 1835, जिन्हें अक्सर समाज सुधारक कहा जाता है। हाँ, 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन और ठगी प्रथा का दमन। पर क्या इसके पीछे उनकी श्रेष्ठता की भावना भी काम कर रही थी? बिल्कुल कर रही थी। राजा राम मोहन राय जैसे भारतीयों का संघर्ष तो था ही, लेकिन अंग्रेजों के लिए ये एक सिविलाइजिंग मिशन था। मतलब वो खुद को श्रेष्ठ मानते थे जो पिछड़ों को सुधारने आए हैं। हाँ, और शिक्षा में भी यही सोच थी। 1835 का अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम और मैकाले का विवरण पत्र इसी का हिस्सा थे। मैकाले ने तो साफ कहा था कि उन्हें ऐसा वर्ग चाहिए जो रंग रूप से भारतीय हो पर सोच से अंग्रेज। उनका मकसद आम लोगों को पढ़ाना नहीं था, उन्हें प्रशासन के लिए सस्ते क्लर्क चाहिए थे। और 1833 का चार्टर एक्ट भी बेंटिक के समय आया, जिससे वो भारत के पहले गवर्नर जनरल बन गए। ये केंद्रीकरण का चरम था। अब पूरे भारत के लिए कानून बनाने की शक्ति एक ही काउंसिल के पास थी। और यही केंद्रीकरण 1836 से 1856 के बीच बहुत आक्रामक हो गया। इसे आक्रामक विस्तार और आधुनिकीकरण का दौर कहा गया है। ऑकलैंड के समय पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, जो एक बड़ी विफलता थी। ये साम्राज्यवादी अहंकार का सबसे बड़ा उदाहरण है। रूस के डर से उन्होंने बिना वहां की भौगोलिक स्थिति समझे हमला कर दिया और भयानक हार का सामना करना पड़ा। उनकी अजेय होने की छवि टूट गई और शायद इसी की भरपाई के लिए लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में सिंध का विलय कर लिया, जो पूरी तरह अनैतिक था। और लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय पहले एंग्लो सिख युद्ध के बाद लाहौर की संधि थोपी गई। रंजीत सिंह के निधन के बाद सिख साम्राज्य कमजोर हुआ और अंग्रेजों ने उसे हड़पने की प्रक्रिया तेज कर दी। और ये हड़पने की प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंची लॉर्ड डलहौजी के समय 1848 से 1856। उनका मूल्यांकन बड़ा जटिल है। कैसे? एक तरफ उनका व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और अवध का विलय है, दूसरी तरफ आधुनिकीकरण 1853 में रेलवे, टेलीग्राफ, डाक सुधार,
लोक निर्माण विभाग का गठन और 1854 का वुड्स डिस्पैच। देखिए, डलहौजी को आधुनिक भारत का निर्माता कहना भ्रामक है। अच्छा। हाँ, रेलवे उन्होंने हमारी सुविधा के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिश सेना को तेजी से भेजने और भारत से कच्चा माल बंदरगाहों तक लाने के लिए बनाया था। ये शोषण का ढांचा था। बिल्कुल, लेकिन उनकी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नीति थी उसने किस तरह असंतोष बढ़ाया? इसके तहत अगर किसी शासक का अपना जैविक पुत्र नहीं है तो वो गोद नहीं ले सकता। राज्य सीधे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा, जिससे सतारा, झांसी और नागपुर हड़प लिए गए। ये परंपराओं का सीधा अपमान था और अवध का विलय तो अन्याय की पराकाष्ठा थी। अवध हमेशा से वफादार रहा था, पर डलहौजी ने कुशासन का झूठा आरोप लगाकर उसे 1856 में हड़प लिया। और यही शायद वो चिंगारी थी जिसने बारूद में आग लगाई, क्योंकि बंगाल सेना के ज्यादातर सिपाही अवध से ही आते थे। 100%। 1857 का विद्रोह कोई अचानक भड़का गुस्सा नहीं था। एनफील्ड राइफल वाले कारतूस तो सिर्फ तात्कालिक कारण थे। असली कारण तो पिछले 100 सालों की नीतियां थीं। किसानों का लगान, सिपाहियों से भेदभाव, उद्योगों का विनाश और डलहौजी की विलय नीतियां, इन सब ने मिलकर 1857 का महाविद्रोह खड़ा किया। और यहीं से आता है अंतिम चरण, कंपनी शासन का अंत। 1856 में लॉर्ड कैनिंग आते हैं और अगले ही साल महाविद्रोह हो जाता है। अंग्रेजों ने बहुत क्रूरता से इसे कुचला, लेकिन ब्रिटिश संसद को समझ आ गया कि इतने बड़े उपमहाद्वीप पर अब एक कंपनी शासन नहीं कर सकती। इसलिए 1858 का भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी के अधीन आ गया। लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का नया पद बना जी। और गवर्नर जनरल को अब वॉइसरॉय कहा जाने लगा। क्राउन का सीधा प्रतिनिधि कैनिंग पहले वॉइसरॉय बने। इस पूरे 1773 से 1858 के सफर को देखें तो साफ है कि वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस ने जो प्रशासनिक ढांचा बनाया, वेलेस्ली और हेस्टिंग्स ने उसी पर सेना और कूटनीति से विस्तार किया। और बेंटिक ने वैचारिक हस्तक्षेप किया, जिसे डलहौजी ने चरम पर पहुंचा दिया, जिसका नतीजा 1857 के महाविद्रोह और फिर कंपनी के अंत के रूप में सामने आया। आज की न्यायपालिका, पुलिस, सिविल सेवा या रेलवे, ये सब उसी साम्राज्यवादी आवश्यकता से गढ़े गए थे, भले ही आज हम इनका उपयोग जनता की भलाई के लिए कर रहे हों। तो इस सफर के बाद श्रोताओं के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और विचारोत्तेजक सवाल खड़ा होता है। अगर डलहौजी की नीतियां इतनी आक्रामक ना होती, अवध का विलय ना होता और 1857 का विद्रोह नहीं भड़कता, तो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी एक निजी कॉरपोरेशन कई और दशकों तक राज करती? यही सवाल है। क्या आज के आधुनिक युग में हम ये कल्पना भी कर सकते हैं कि दुनिया की कोई एक मल्टीनेशनल कंपनी किसी पूरे देश की सरकार, न्यायपालिका और सेना चला रही हो? ये इतिहास से निकलकर आज की कॉरपोरेट ताकत पर सोचने को मजबूर करने वाला नजरिया है। बिल्कुल। और इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान के ऐसे ही किसी और दिलचस्प सफर में फिर मुलाकात हो। चलिए, आज के इस गहरे विश्लेषण में हम सीधे अपने मुद्दे पर आते हैं। आज हम एकदम सीक्वेंस में समझने वाले हैं कि 1858 से लेकर 1947 तक भारत में ब्रिटिश रूल आखिर कैसे आगे बढ़ा। हाँ, और इस चर्चा के लिए हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है वो एक क्रॉनिकल्स ऑफ द ब्रिटिश राज, वाइसरॉयज ऑफ इंडिया 1858 से 1947 के नोट्स और कुछ ऐतिहासिक दस्तावेज। बिल्कुल। और देखिए, इस चर्चा का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम बिना किसी भटकाव के इस टाइमलाइन को समझें। आज कोई इधर उधर की बातें नहीं होंगी, सीधे टॉपिक पर फोकस करेंगे, हर एक फेज को स्ट्रिक्ट क्रोनोलॉजी में देखेंगे। सही कहा, क्योंकि ये सिर्फ वाइसरॉयज के नामों की लिस्ट नहीं है। अगर ध्यान से देखें तो ये सत्ता कंट्रोल और उसके खिलाफ लगातार बढ़ते रेजिस्टेंस की पूरी स्टोरी है। हम इस पूरे सफर को 5 अलग अलग फेजेस में देखेंगे। हर नया वाइसरॉय आकर पिछले की गलतियां सुधारता था या फिर कुछ नई गलतियां कर देता था। बिल्कुल। तो चलिए पहले फेज से शुरुआत करते हैं, जिसे क्राउन कंसोलिडेशन कहा गया है। ये 1858 से 1885 तक चला। इसमें सबसे पहले आते हैं लॉर्ड कैनिंग, जिनका टाइम 1858 से 1862 तक था। ये वो वक्त था जब 1857 की क्रांति की आग बिल्कुल अभी ठंडी हुई थी। हाँ, और उस क्रांति ने लंदन में बैठे शासकों को अंदर धकेला दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के भरोसे इतने बड़े देश को नहीं चलाया जा सकता। जिसका नतीजा था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। मतलब इस कानून ने कंपनी का शासन पूरी तरह से खत्म कर दिया और भारत की सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई।
सही बात है। और अपने इस नए रूल को जमाने के लिए उन्होंने इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 और हाई कोर्ट्स एक्ट 1861 लागू किए। ये एक तरह से नया कानूनी ढांचा बनाया जा रहा था ताकि आगे ऐसी कोई बगावत ना हो सके। 3 तक। पर वहाबी मूवमेंट को बुरी तरह दबाना इनके समय की मेन घटना थी। असल में ब्रिटिश शासक किसी भी तरह के संगठित विरोध को लेकर बेहद डरे हुए थे। क्राउन रूल अपने शुरुआती सालों में ये पैगाम देना चाहता था कि राज्य के खिलाफ उठने वाली आवाज को बेरहमी से कुचल दिया जाएगा। हाँ, ये डर उनकी अगली नीतियों में भी झलकता है। 1864 से 1869 तक लॉर्ड लॉरेंस का दौर आता है। मैं जब नोट्स पढ़ रही थी तो इनकी मास्टरली इनएक्टिविटी पॉलिसी के बारे में देखा, खास करके अफगानिस्तान के मामले में। हाँ, अफगानिस्तान में अंग्रेज पहले भारी नुकसान उठा चुके थे, इसलिए इस पॉलिसी का सीधा मतलब था कि जानबूझकर वहां के आंतरिक मामलों में दखल ना देना। पर उन्होंने एक और बड़ा काम किया। भूटान वॉर 1865 के बाद उन्होंने टेलीग्राफ लाइंस का बहुत बड़ा विस्तार किया, जो कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत जरूरी था। सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं, ये उनकी पकड़ का बड़ा हथियार था। अगर कहीं बगावत होती तो टेलीग्राफ से मिनटों में खबर फैल जाती और सेना पहुंच जाती। लेकिन इस बेहतरीन कम्युनिकेशन के बावजूद अगले वाइसरॉय के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। लॉर्ड मेयो, जिनका टाइम 1869 से 1872 तक था, ये अकेले ऐसे वाइसरॉय थे जिनकी एसेसिनेशन हुई थी 1872 में अंडमान में। ये ब्रिटिश एम्पायर के आत्मविश्वास पर बहुत बड़ा प्रहार था। एक कैदी ने उन्हें मार दिया था। पर अगर हम मेयो के प्रशासन को देखें तो उन्होंने फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन शुरू किया था और साथ ही अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। एलीट क्लास तैयार करने के लिए। बिल्कुल, ऐसी क्लास जो हमेशा ब्रिटिश राज की वफादार रहे। इसके बाद लॉर्ड नॉर्थब्रोक आते हैं 1872 से 1876 तक। इनके समय की 2 बड़ी घटनाएं थीं, बिहार का अकाल और कुका आंदोलन। कुका आंदोलन, जो पहले एक सामाजिक सुधार था, वो आगे चलकर ब्रिटिश विरोध बन गया और अकाल ने जनता की नाराजगी और बढ़ा दी। ब्रिटिश शासकों को लगने लगा था कि जनता का गुस्सा किसी भी वक्त फूट सकता है। और इस आशंका में उन्होंने अपनी नीतियां तेजी से बदली। अगले 2 वाइसरॉयज का कॉन्ट्रास्ट देखिए। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 तक और फिर लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक। लिटन का वक्त तो एकदम रिप्रेसिव था। हाँ, लिटन ने 1878 में वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया, जिससे भारतीय भाषाओं के अखबारों पर पाबंदी लग गई। उसी साल आर्म्स एक्ट भी लाया गया। और सबसे शर्मनाक था 1877 का दिल्ली दरबार, जब देश अकाल की चपेट में था। एकदम खर्चीला प्रदर्शन। पर फिर रिपन आए, जो थोड़े लिबरल थे। ब्रिटिश सरकार को समझ आ गया था कि लिटन की सख्ती उल्टी पड़ रही है। रिपन ने आते ही वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट को रिपील किया। 1882 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट शुरू किया और एजुकेशन के लिए हंटर कमीशन बनाया। पर इनके टाइम की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी भी इल्बर्ट बिल की, राइट? जी, इल्बर्ट बिल। इसमें प्रस्ताव था कि भारतीय जज भी यूरोपीय मुजरिमों के मुकदमे सुन सकते हैं। पर अंग्रेजों ने इसका इतना नस्लवादी विरोध किया कि सरकार को झुकना पड़ा। उस विवाद ने बता दिया कि भारतीयों को बराबरी का हक कभी नहीं मिलेगा। और यहीं से हमारा दूसरा फेज शुरू होता है, राइज ऑफ नेशनलिज्म। 1885 से 1905 तक। लॉर्ड डफरिन के वक्त में 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सही में, इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना एक संगठित राजनीतिक विरोध का पहला कदम था। हालांकि शुरू में ये लोग पिटिशंस के जरिए सुधार मांगते थे। अंग्रेज इसे एक सेफ्टी वाल्व की तरह देख रहे थे। डफरिन के वक्त में थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर भी हुआ। फिर 1888 से 1894 तक लॉर्ड लैंसडाउन का दौर आया। यहाँ इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892 और 1893 का ड्यूरान लाइन एग्रीमेंट बड़ा अहम है बॉर्डर्स डिफाइन करने के लिए। हाँ, ड्यूरान लाइन से उन्होंने अपनी उत्तर पश्चिमी बॉर्डर को सिक्योर करने की कोशिश की। पर लॉर्ड एल्जिन सेकंड के आते आते हालात बुरे हो गए। 1894 से 1899 का वक्त प्लेग और फैमिन ने जनता को तोड़ दिया था और एक्सट्रीमिज्म का उदय हो रहा था। जब लोगों में देखा कि अकाल और महामारी में सरकार लापरवाह है, तो उनका मॉडरेट तरीकों से भरोसा उठ गया। आम जनता सख्त कदम चाहती थी। और इसी माहौल में आते हैं इस फेज के सबसे कंट्रोवर्शियल वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905, और उनका सबसे बड़ा कदम था 1905 का पार्टीशन ऑफ बंगाल। कर्जन कंट्रोल को लेकर एकदम सनकी थे। बंगाल राष्ट्रवाद का केंद्र था। उन्होंने प्रशासन का बहाना बनाया, पर असली मकसद हिंदू और मुसलमान आबादियों को अलग करके उस एकता को तोड़ना था। साथ ही उन्होंने यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 और पुलिस रिफॉर्म से अपनी पकड़ और मजबूत की।
बंगाल के विभाजन ने जो गुस्सा भड़काया वही हमारे तीसरे फेज की नींव बना, एक्सट्रीमिज्म एंड रिफॉर्म्स 1905 से 1919। यहाँ पहले आते हैं लॉर्ड मिंटो टू। इन्होंने 1909 में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स लाए और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की शुरुआत की। इसने तो समाज में सीधे दरारें डाल दी। ये डिवाइड एंड रूल की सबसे खतरनाक नीति थी। मुसलमानों के लिए अलग से नेता चुनने और वोट डालने का आधार बना दिया। इसने आगे चलकर देश के टुकड़े होने की बुनियाद रखी। फिर लॉर्ड हार्डिंज टू का टाइम आता है, 1910 से 1916। 1911 में कैपिटल का कैलकाटा से दिल्ली शिफ्ट होना और पार्टीशन ऑफ बंगाल का एन्युअलमेंट, ये दोनों कितने बड़े शिफ्ट्स थे। बंगाल का विभाजन वापस लेना विरोध के सामने सरकार का बड़ा समझौता था, और कैपिटल शिफ्ट करके वो भारतीयों को दिखाना चाहते थे कि अब मुगलों की जगह नए शासक वो हैं। अब यहाँ से हम लॉर्ड चेम्सफोर्ड के डार्क पीरियड में आते हैं, 1916 से 1921। यहाँ कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाकर थोड़ी पावर दी जा रही थी, और दूसरी तरफ ओप्रेसिव राउलेट एक्ट लाया गया। हाँ, विरोधाभास देखने वाला है। एक तरफ प्रोविंसेस में दौरा शासन लागू किया गया, थोड़ी ऑटोनॉमी दी गई, और दूसरी तरफ राउलेट एक्ट, जिसमें बिना ट्रायल के किसी को भी जेल में डाल सकते थे। नो वकील, नो अपील, नो दलील। और इसी का विरोध करते वक्त 1919 में जलियांवाला बाग का ट्रैजिक मैसेकर हुआ, जिसे पढ़कर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसने पूरे देश का रुख बदल दिया। उस नरसंहार ने तय कर दिया था कि अब पीछे मुड़ने का रास्ता नहीं है। और यही से चौथा फेज शुरू होता है मास मूवमेंट्स का, 1919 से 1935। लॉर्ड रीडिंग के दौर में ये मास मूवमेंट्स जोर पकड़ते हैं। 1921 से 1926 का इनका समय था। गांधी जी के आने से विरोध का तरीका बदल गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आम जनता तक पहुंच चुका था। लेकिन 1922 में चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, जहां भीड़ ने पुलिस स्टेशन जला दिया। गांधी जी ने हिंसा की वजह से तुरंत आंदोलन वापस ले लिया। फिर लॉर्ड एरविन आते हैं, 1926 से 1931 तक। यहाँ पॉलिटिकल मोमेंटम बहुत तेज था। साइमन कमीशन का आना, फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरू होना, और 1931 का गांधी इरविन पैक्ट। एक वाइसरॉय को देश के नेता के साथ बराबरी में बैठकर समझौता करना पड़ा। ये दिखाता है कि मास रेजिस्टेंस का कैसा दबाव था। पर अगे वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन ने आते ही सब पलट दिया। 1931 से 1936 तक उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को बुरी तरह सप्रेस किया। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी हुई, जिसका कोई खास नतीजा नहीं निकला। उन्होंने पुलिस का पूरा जोर लगा दिया आंदोलन दबाने में, पर तरक्की रुक चुकी थी और खाई गहरी हो रही थी। अब हम आते हैं अपने पांचवें और आखिरी फेज पर, कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड इंडिपेंडेंस, 1935 से 1947। लॉर्ड लिनलिथगो का टाइम था, 1936 से 1943। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू हुआ 1937 में। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी आई, पर फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया। लिनलिथगो ने बिना किसी भारतीय नेता से पूछे ऐलान कर दिया कि भारत वॉर में शामिल है। भारतीय मिनिस्ट्रीज ने इस्तीफा दे दिया, और 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट ने ब्रिटिश रूल की नींव सच में हिला दी। फिर आते हैं लॉर्ड वेवल, 1943 से 1947। इनके टाइम तो सिर्फ नेगोशिएशंस और उनके फेल होने का ही सिलसिला चलता रहा। वेवल प्लान हो, शिमला कॉन्फ्रेंस हो, या 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान। डेडलॉक बन चुका था। कांग्रेस अखंड भारत चाहती थी और मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहती थी। वेवल इस उलझन को सुलझा नहीं पाए, और 1946 की नेवल म्यूटिनी से उन्हें समझ आ गया कि अब फोर्स पर भी भरोसा नहीं कर सकते। और इस सफर के आखिरी वाइसरॉय थे लॉर्ड माउंटबैटन। 1947 में वो आए, माउंटबैटन प्लान लाया गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ, जिसके बाद एक बहुत दर्दनाक पार्टीशन हुआ और फाइनल ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। 1858 से शुरू हुआ सफर यहाँ खत्म होता है। जल्दबाजी में आज़ादी और बंटवारे का ऐलान किया गया, जिसकी बहुत बड़ी कीमत लोगों ने चुकाई, पर ब्रिटिश क्राउन का राज हमेशा के लिए खत्म हो गया। चलिए फटाफट इस पूरे सफर का एक रिकैप ले लेते हैं। हमने 5 फेजेस देखे। पहला 1858 से 1885 का क्राउन कंसोलिडेशन। दूसरा 1885 से 1905 राइज ऑफ नेशनलिज्म। तीसरा 1905 से 1919 एक्सट्रीमिज्म एंड रिफॉर्म्स। चौथा 1919 से 1945 मास मूवमेंट्स। और आखिरी 1935 से 1947 कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस एंड इंडिपेंडेंस।
ये क्लियर क्रोनोलॉजी दर्शाती है कि कैसे कंट्रोल बनाए रखने की उनकी हर कोशिश धीरे धीरे मास रेजिस्टेंस के आगे कमजोर पड़ती चली गई। बिल्कुल सही।